वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही स्पेशल सेक्टर के बारे में जो कि बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां कई सारी मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनियां जो है मिलती रहती हैं। तो हम बात करेंगे आज सीडीएमओ क्रैम्स बिजनेस के बारे में। इसको समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है और यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, वो कैसे काम करती हैं और इन्वेस्ट करते समय जो है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे इस इंडस्ट्री को हम समझें तो ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। तो कोई भी नई दवाई जब बनती है, नई ड्रग जब बनती है, तो वो कई फेसेस में जो है बनती है। तो अगर हम उन फेसेस की बात करें तो पहला जो फेस होता है वो डिस्कवरी वाला फेस होता है। तो यहाँ जो है टारगेटेड जो भी आपकी डिसीज़ है उसके हिसाब उसको जो है टारगेट करते हुए जो है कुछ केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशंस जो है बनाया जाता है, मॉलिक्यूल बनाया जाता है, जो कि शुरुआत में सिर्फ जो है ऑन पेपर होता है, ड्राइंग बोर्ड पर होता है, ग्राउंड पे नहीं होता है, रियल नहीं होता है। तो वो बनाया जाता है और उससे जो है एक कंप्यूटराइज मॉडल के थ्रू जो है वो टेस्ट किया जाता है कि क्या जो है ये किसी डिसीज़ पर काम करेगा या नहीं। तो वो वाला फेज़ जो होता है इसको हम बोलते हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन वाला फेज़। फिर आ जाते हैं हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग या ड्रग डिस्कवरी वाला फेज़। तो यहाँ पे फाइनली जो है वो कई सारे जो मॉलिक्यूल्स जो डिस्कवर होते हैं उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कि इसमें से ये जो है वो फाइनली जो है किसी ड्रग पर अच्छा कर सकता है, वो देखा जाता है। फिर जो है ट्रायल शुरू होते हैं उसके, और ये ट्रायल जो है 3 फेस में होते हैं और उसके बाद जो है अप्रूवल लिया जाता है और फिर जो है वो चीज़ बाज़ार में आती है। थोड़ा विस्तार से इसको समझते हैं। तो पहला फेस हो जाता है ड्रग डिस्कवरी वाला फेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है डेवलप किए जाते हैं। यूजुअली ये ड्राइंग बोर्ड पर ही होते हैं, पेपर पे ही होते हैं, और इस पे जो है देखा जाता है कि ये जो है किसी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं या रोक सकते हैं या उसकी रोकथाम में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। वो चीज़ जो है यहाँ पे पोटेंशियली देखी जाती है कि ऐसा कुछ जो है हो सकता है। अब ये चीज़ आपने ली, उसके बेसिस पे सर्टेन केमिकल कॉम्बिनेशंस जो है आपने तैयार किए। केमिकल्स या बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस भी जो है तैयार किए जाते हैं। तो उनको जो है टेस्ट किया जाता है चूहों पर या कुछ और जानवरों पे। और यहाँ पे जो मेजर टेस्टिंग होती है वो टॉक्सिसिटी की होती है, यानी कि अगर किसी इंसान को ये चीज़ दे दी जाए तो वो मरेगा तो नहीं, ये चीज़ देख मेनली चेक की जाती है यहाँ पे। तो जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है वो जानवरों पे भी होती है, कुछ जो है सिंपल लैब में भी होती है, जिसको जो है कंप्यूटर्स पर सिमुलेट करके जो है कुछ चीज़ों को ट्रायल किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये 2 से 3 साल लेता है। तो जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग प्रोसेस है वो 2 से 3 साल यहाँ पे लेता है, और इसमें जो सफलता की दर है वो 85% है। तो यहाँ पे 85% जो है सक्सेस रेट है, यानी 100 अगर आएंगे तो 100 में से 85 सक्सेस हो जाएंगे और फेज़ 1 पे मूव करेंगे। फेज़ 1 पे हम आते हैं, उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे जो है इंसानों पर टेस्ट जो है शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ 100 लोगों के आसपास जो है लोग लिए जाते हैं और उन पर जो है टेस्ट किया जाता है। तो ये जो लोग होते हैं ये हेल्दी होते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं होती है, वो वाली जिसको टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी होते हैं। और यहाँ पे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है सेफ्टी का, मेनली सेफ्टी का, कि यहाँ पे जो है सेफ्टी कैसी रहेगी अगर किसी ह्यूमन को जो है ये दी जाए। तो ये डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है और उसका जो है एनालिसिस किया जाता है, और इसका खर्चा जो है वो भी कुछ जो है मिलियंस में होता है। तो ये जो फेस है यहाँ पे अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो समवेयर अराउंड जो है 20% आता है। तो यहाँ देखिए काफ़ी कम हो जाता है। तो ये 100 लोगों पे अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है जैसे आने चाहिए वो नहीं मिलते तो यहाँ खेल जो है ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती है। फिर ये फेस अगर सफलतापूर्वक पार हो जाता है तो उसके बाद आता है फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। अब इस फेज़ 2 वाले ट्रायल में क्या होता है, ड्रग को और ज़्यादा लोगों पर टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे ऐसे लोगों पर टेस्ट किया होता जाता है जिनको वो टारगेटेड बीमारी है लेकिन माइल्ड फॉर्म में है।
ऐसे लोगों पे टेस्ट नहीं किया जाता जिनको काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल माइल्ड है, उन्हीं पर जो है टेस्ट किया जाता है। तो 300 से 500 लोगों पर जो है ये टेस्ट किया जाता है और फिर जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है कि पॉसिबल इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट के अनुसार जो है कुछ चेंजेस अगर करने की ज़रूरत है तो वो किया जाता है। तो इसका जो कॉस्ट आता है वो 5 मिलियन अराउंड आता है। तो ये सारा कॉस्ट जो है डॉलर में है, तो इतना के करीब जो है यहाँ पे कॉस्ट आता है। और यहाँ की अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो 50% के पास आती है। तो 50% कंपनियां ही जो है इस फेज को पार कर पाएंगी, इस ड्रग को पार कर पाती हैं। फिर आ जाता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में जो है बड़ी आबादी पे टेस्ट किया जाता है जिनको ये बीमारी है। तो 5000 कम से कम लोगों पे टेस्ट होता है, उससे ज़्यादा पे भी होता है, तो एटलीस्ट 5000 तो होते ही हैं। तो 5000 लोगों पे टेस्ट किया जाता है और आपको प्रूव करना होता है कि ये जो ड्रग है हमारी वो काम कर रही है। और यहाँ पे भी जो है सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी पेशेंट को जो है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि कुछ गड़बड़ होती है तो फिर इनको बड़ा सा कंपनसेशन भी देना होता है। तो ये फेस अगर निकल जाता है तो जो है इसकी सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो 60% के अराउंड जो है सक्सेस रेट यहाँ पे होती है। तो ये तीसरा फेज जब क्लियर हो जाता है तो फिर कंपनी जो है ड्रग अप्रूवल के लिए जाती है FDA के पास। तो जो भी हर देश का जो है एक अपना होता है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी होती है, रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे इंडिया का ICMR है, जापान का अलग है, यूरोप का अलग है, अमेरिका का US FDA है। तो इस तरह के जो है कई देशों के जो है अपने अपने हैं और जिस बाज़ार में भी उतारना है उस देश के जो FDA से जो है अप्रूवल लेना होता है। तो आपने जो इन तीनों फेसों की जो स्टडी की, उस स्टडी के बेस पे जो है डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा के साथ जो है एप्लीकेशन भेजी जाती है। उस एप्लीकेशन को बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन फाइल की जाती है FDA को और फिर FDA जो है उसको रिव्यू करता है, देखता है, जांच करता है, कुछ क्वेश्चन हो तो वो करता है और वो जो है यहाँ पे 18 महीने तक का समय ले लेता है। कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन होता है कि ये चीज़ जो है FDA को पसंद नहीं आई, डेटा जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस निकली, तो यहाँ से फिर जो है ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ड्रग जो है फिर आपकी वापस जो है ड्राइंग बोर्ड पे जाती है और आपकी इतने सालों की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है, इतना पैसा जो लगाया वो भी बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर अगर फेलियर होता है तो अधिकतर कंपनियाँ जो है इतना पैसा फिर से खर्च करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो अधिकतर कंपनियाँ जो है उस प्रोजेक्ट को ही जो है वो ख़त्म कर देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कि ये जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है अब आप समझ सकते हैं कि रिस्क क्या क्या है। तो पहला रिस्क तो यही है कि टाइम बड़ा लगता है। तो 10 से 15 साल का समय लगता है कि किसी ड्रग को जो है बिल्कुल ज़ीरो से जो है उसको बाज़ार में लॉन्च करने वाले फेज़ तक पहुंचने में। तो ये बहुत बड़ा टाइम है। साथ में सक्सेस रेट जो है वो बड़ी कम है। तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज़ से लेके अप्रूवल के फेज़ तक की प्रोबेबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए देखें तो सक्सेस रेट जो बनता है वो 9% ही बनता है। तो काफ़ी लो सक्सेस रेट है। साथ में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, तो ये भी हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है लगाना होता है। फिर साथ में रेगुलेटरी रिस्क भी बहुत बड़े होते हैं। तो कई सारे देशों के FDA से आपको अप्रूवल लेना होता है, वहाँ पर रिजेक्शन हुआ तो फिर आपको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। कई बार आपका सब कुछ सही भी चल रहा है लेकिन FDA में कुछ इंस्पेक्शन में कुछ दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, तो वार्निंग आ जाता है। कई बार जो है वो उसके काम पर ही जो है वो प्लांट ही बंद करा दिया जाता है। तो ऐसे रिस्क जो है बहुत होते हैं। साथ में हैज़ार्ड रिस्क है, तो कई सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल से जो है यहाँ डील किया जाता है। तो कई बार आग लगने की घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, कुछ लीकेज की समस्या ऐसी भी जो है देखने में आती रहती हैं। तो ये सब अगर चीज़ें हो जाएं तो फिर वो प्लांट भी बंद किए जाते हैं और कंपनी का बिजनेस जो है बुरी तरह इफेक्ट हो जाता है। तो देखिए ये कितना रिस्की बिजनेस है और कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, तो उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस रिस्क को कैसे कम किया जाए, मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, तो यहाँ पे आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाला काम। तो इसके 2-3 नाम हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो एक हो जाता है CRO मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कंपनियां होती हैं CRO कंपनीज, ये क्या करती हैं, सिर्फ रिसर्च में पार्ट लेती हैं, ये डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट नहीं लेती हैं, तो इनको सिर्फ CRO बोलते हैं।
फिर आते हैं क्रैम्स। क्रैम्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो नाम से आप समझ रहे हैं कि यहाँ रिसर्च का भी ठेके पे काम दे दिया जाता है और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का भी। सीडीएमओ का मतलब भी लगभग वही है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबली जो है यूज़ किए जाते हैं। तो रिस्क को मिनिमाइजेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इस काम को जो है वो आउटसोर्स किया जाता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, उसके फ़ायदे को समझते हैं। तो पहला फ़ायदा तो यह है कि कॉस्ट बड़ा कम हो जाता है। जैसे इनोवेटर जो कंपनियां हैं जो कि इस तरह से ड्रग, बिल्कुल नई नई ड्रग बनाती हैं, वो कम ही हैं। जैसे कि हम फाइज़र की बात कर लें, सनोफी की बात कर लें, नोवार्टिस की बात कर लें। तो ऐसी गिनी चुनी ही कंपनियां हैं दुनिया में जो कि रिसर्च करती हैं नई बीमारी के इलाज के लिए या बेहतर इलाज के लिए, बहुत ही कम है। और ऐसी कंपनियां जो है कुछ अमेरिका में हैं, एक दो फ्रांस में हैं, बहुत कम है। तो यहाँ पे जो सैलरी होती है साइंटिस्ट की वो बहुत हाई है। जैसे कि बात करें तो एवरेज सैलरी जो है साइंटिस्ट की अमेरिका में है 1,75,000 डॉलर के करीब। यही अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये जो प्राइस है साइंटिस्टों का यहाँ पे वो 60,000 डॉलर है। तो देखिए आप लगभग 1/3 कॉस्ट हो जाता है। तो इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्टिंग वाला काम कराना आप देखिए कितना सस्ता हो रहा है। तो यहाँ सीधे सीधे आपकी 75% कॉस्टिंग जो है इधर कम हो जाती है। चाइना की बात करें तो चाइना का $1,000 समथिंग आता है आज के समय में, तो चाइना से हम और ज़्यादा सस्ते। तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, सस्ते साइंटिस्ट जो है मिल रहे हैं जो कि आपको अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलते। तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कॉन्ट्रैक्टिंग करने का कि सस्ते में काम होगा, पैसा बचेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि रिसर्च में तो ठीक है हमने पार्ट लिया, लेकिन रिसर्च के साथ साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं करवा लें इंडिया में या चाइना में, तो ओवरऑल कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर अगला फ़ायदा ये होता है कि रेगुलेटरी रिस्क हो या हैज़ार्डस रिस्क हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली कंपनी की साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे किसी कंपनी को आपने ठेका दे दिया है किसी इंडियन कंपनी को, तो वहाँ पे कोई रेगुलेटरी इश्यूज होंगे, कुछ हैज़ार्डस रिस्क होंगे, तो वो जो है उस इंडियन कंपनी को फेस करने हैं। हालांकि कुछ ऐसा होता है तो नुकसान उस अमेरिका वाले का भी होगा, पर मेजर नुकसान जो है, मॉनेटरी नुकसान जो है वो इधर का ही होगा। तो ये चीज़ अगर हम देखें ओवरऑल तो क्या हो जाता है कि कॉस्ट जो है 50% से भी ज़्यादा जो है ओवरऑल कम हो जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग का। और जो इनोवेटर कंपनी है वो अपना ध्यान जो है वो रिसर्च में लगा सकते हैं। वो जो है इनको मैन्युफैक्चर कैसे करना है, एपीआई कैसे बनाना है, फॉर्मुलेशन कैसे करना है, उसका प्लांट कैसे खड़ा करना है उसको, वो सब वो झंझट से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये सारी झंझट उनकी दूर हुई और साथ में कॉस्ट भी बचा। तो ये इससे क्या हो जाता है, इनका स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि अपनी ड्रग को जो है बहुत हाई लेवल पे जो है ये स्केल कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा जो है हो जाता है। तो ये ओवरऑल क्या कर देता है, इस पूरे प्रोसेस को जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता कर देता है। और यही रीज़न है कि अब जो है ये बिज़नेस जो है बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है बनती जा रही है। तो इनोवेटर कंपनीज जो हैं वो लगातार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आउटसोर्स करती जा रही हैं, रिसर्च वाले, डेवलपमेंट वाले। अब यहाँ पे अगर हम कमाई की बात करें, रेवेन्यू पोटेंशियल की बात करें, तो रेवेन्यू पोटेंशियल स्टार्ट में तो कुछ विशेष नहीं होता है, लेकिन जहाँ ड्रग जो है वो सेकेंड फेज से थर्ड फेज पे जाता है तो यहाँ से जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ फेज़ 2 की, तो फेज़ 2 में करीब 500 लोगों पर जो है ट्रायल किया जाता है, और फेज़ 3 में जो है वो 5,000 से भी ज़्यादा लोगों पर ट्रायल किया जाता है। तो आप देखिए सीधे सीधे क्या हो रहा है, 10 टाइम्स तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट ही बढ़ रहे हैं। तो यानी जिस कंपनी को उन्होंने ठेका दिया होगा कि ये जो है ड्रग आप तैयार करो, बना के तैयार करो, तो वो कंपनी अगर सेकेंड फेज़ में चल रही होगी तो वो 500 लोगों के लिए बना रही होगी, और अगर थर्ड फेज़ में आ जाती है तो वो 5,000 लोगों के लिए बना रही होगी। तो देखिए डिफरेंस कितना बड़ा आ जाता है। तो यहीं से जो है रेवेन्यू बहुत बड़े से आ जाते हैं। और अगर ये चीज़ कमर्शलाइज हो जाती है, बाज़ार में फाइनली आ जाती है, तो रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट से मेरा मतलब है कि बहुत बड़े हो सकते हैं। अब कितने बड़े हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की बीमारी के लिए जो है ये काम हो रहा है। तो कुल मिला के जो है रेवेन्यू पोटेंशियल जो है काफ़ी हाई होते हैं।
तो अगर हमें किसी CDMO या क्राइम बिजनेस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कुछ बातों का हमको ध्यान रखना होता है। तो आपको ये समझना है कि रेवेन्यू जो है आना शुरू होते हैं कब, जब फेज 3 में जो है प्रोडक्ट जा रहा होता है। तो आपको कंपनी का देखना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके फेज़ 2 में हैं, कितने फेज़ 1 में हैं, कितने फेज़ 3 में है इसका। तो ये जैसे आप स्क्रीनशॉट एक देख रहे हैं, तो ये पिरामल फार्मा का है जो उनकी प्रेजेंटेशन से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये बता रहे हैं कि इनके फेज़ 1 वाले 21% हैं, फेज़ 2 वाले 30% है, फेज़ 3 वाले जो है 30% है। तो आप समझ सकते हैं कि फेज़ 2 में जो है 30% है, तो 1 या 2 साल में जो है अगर ये सफल होते हैं तो ये फेज़ 3 में मूव करेंगे, यानी यहाँ से रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर फेज़ 3 वाले जो हैं वो अगर सक्सेस होते हैं, कमर्शलाइजेशन पे आते हैं, तो वहाँ से रेवेन्यू और बढ़ेगा। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे हों उतना चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जैसे दूसरा जो चार्ट दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि फेज़ 3 में जो है इनके करीब 34 मॉलिक्यूल हैं, फेज़ 2 में इनके करीब 48 मॉलिक्यूल हैं, फेज़ 1 में इनके करीब 67 मॉलिक्यूल हैं। तो फेज़ 1 वगैरह में कमाई नहीं होती, कमाई शुरू होती है फेज़ 3 से, उसके बाद के स्टेप से। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको समझना है कि क्योंकि यहाँ पे फेलियर रेट भी बड़ा हाई होता है, तो अगर 1 या 2 मॉलिक्यूल ही हैं आपके, तो आप उसके बेसिस पे जो है ये गैस नहीं कर सकते कि कितना ये जो है सक्सेस होगा या नहीं, रेवेन्यू आएगा या नहीं, वो बड़ा रिस्की काम हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये देखना है कि ये जो है ये लंपी बिजनेस होता है। लंपी बिजनेस से मेरा तात्पर्य ये है कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आ रही हो, रेवेन्यू बढ़ रहे हों, या ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ आ रही हो, रेवेन्यू बढ़ रहा हो। ये क्यों नहीं है आप खुद समझ सकते हैं कि क्योंकि एक एक फेज से की ट्रायल पूरे होने में 2 साल 3 साल तक लगते हैं, US FDA का अप्रूवल मिलने में 1.5 साल तक लगते हैं। तो ऐसा बिजनेस है जहां एक एक स्टेप ही आपका सालों का होता है, तो आपकी क्वार्टरली ग्रोथ, ईयरली ग्रोथ जैसी चीज़ जो है पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसे बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 साल का व्यू आपको रखना चाहिए। तो कंपनी में ग्रोथ हो रही है या नहीं, ये भी आपको 3-4 साल के बेसिस पे देखना होगा। ये नहीं कि क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर देखना है, क्योंकि ये लंपी बिजनेस है। दूसरा, यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क जो है काफ़ी हाई रहेंगे, तो US FDA वगैरह के इंस्पेक्शन चलते रहते हैं। इंस्पेक्शन में कुछ भी उनको कमी लगी तो मुसीबत जो है हो जाती है। तो ये चीज़ जो है कभी भी आ सकती है, कह के नहीं आती, कभी भी आ जाएंगी, और जैसे ही वो चीज़ खबर आएगी स्टॉक जो है रिएक्ट करेगा। फेलियर का रिस्क भी हाई है, तो जैसा हमने देखा है कि इस पूरे प्रोसेस पे जो है सक्सेस रेट जो है काफ़ी कम होता है, तो फेलियर का रिस्क हाई। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, क्योंकि फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं कॉन्ट्रैक्टिंग करने के, तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। और जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है फेज़ 3 में आ रहे हैं, कमर्शियलाइज हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है कंपनी ग्रो करती है। तो यहाँ बहुत सारे मल्टी बैगर्स जो है वो निकलते रहते हैं, डिपेंडिंग कि सही हो। तो इवन एक मॉलिक्यूल भी सस्ता सक्सेसफुल होता है अगर अच्छी डिमांड वाला है, तो वो भी जो है स्टॉक को 2x 3x 5x तक कर देता है। तो आप अगर ऐसे कई कंपनीज की स्टडी करें जो इस बिज़नेस में है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा कि कई साल तक कुछ हो ही नहीं रहा है और फिर एकदम से स्टॉक जो है 3 4 5 टाइम्स हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती रहती। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, रिस्क थोड़ा हाई है लेकिन रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जो है कई सारे मल्टी बैगर्स जो है वो मिलते रहते हैं। तो इस सेक्टर पे जो है आप नज़र रख सकते हैं। तो ये रही मेरी आज की बात। इस सब पर जो है आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। ये तो सिर्फ वीडियो है, पैसा आपका है, तो रिसर्च आपकी ज़रूर होनी चाहिए। वीडियो के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर मिलेंगे हम, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।